हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एचओ थ्योरी स्टार्ट किया था जिसके अजम्पशंस हमने देख लिए, फैक्टर इंटेंसिटी देख लिया। अब फैक्टर अबंडेंस हम देखेंगे। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि एचओ थ्योरी समझने के लिए हमें फैक्टर इंटेंसिटी एंड फैक्टर अबंडेंस समझना पड़ेगा। फैक्टर इंटेंसिटी अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे पिछला वाला जो वीडियो था वो आप देख सकते हो, तो फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं फैक्टर अबंडेंस क्या होता है। देयर आर टू वेज टू डिफाइन फैक्टर अबंडेंस। वन वे इज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। एक तरीका है फैक्टर अबंडेंस किस में ज़्यादा है वो जानना है अगर, तो फिजिकल यूनिट्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर अवेलेबल टू ईच नेशन। फिज़िकल यूनिट्स में हम मेजर करें कि कितना ज़्यादा है, कितना अमाउंट कैपिटल का है, कितना अमाउंट लेबर का है, उससे पता चलेगा कि किस फैक्टर में अबंडेंस है। Another way to define factor abundance is in terms of relative factor prices. दूसरा तरीका ये है कि relative factor price, that is price of capital by price of labor, relative फैक्टर प्राइस के बेसिस में हम जान सकते हैं। दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स किया है तो यू मस्ट बी नोइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो कैपिटल का जो रेन्यूमरेशन है या अवार्ड या प्रॉफिट है वो क्या होता है? कैपिटल का होता है रेंट, एंड कैपिटल का होता है इंटरेस्ट, एंड लेबर का होता है लैंड। वन सेकेंड, इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, वेट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का होता है रेंट, लेबर का होता है वेजेस, एंड कैपिटल को होता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। अब हम सिर्फ लेबर और कैपिटल कर सकते हैं। लेबर का वेजेस ही आएगा, प्राइस। अब ये इनका प्रॉफिट है, लेकिन हम इनका प्राइस देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कितने में लेबर पड़ा। वेजेस ही होगा, उनका वेजेस जो है उतने में हम लोग को लेबर मिलेगा। उनको अगर लेबर को एम्प्लॉय करना है तो मुझे उनको वेजेस पे करने पड़ेंगे। कैपिटल का क्या होता है? प्राइस। कैपिटल का प्राइस होता है रेंट। किस रेंट पे मैं कैपिटल ले रही हूँ। So rental price of capital and price of labor time in each nation. According to the definition, in terms of physical units, nation 2 is capital abundant. Nation 2 तब capital abundant होगा if ratio of total amount of capital to total amount of labor is greater than in nation 1. So अगर nation 2 में total amount of capital, मैं फिजिकल यूनिट्स की बात कर रही हूँ, प्राइस या इस सब की नहीं, टोटल कैपिटल कितना है दैट डिवाइड बाय टोटल लेबर है कितना है, वो अगर नेशन 2 में ज़्यादा है दैन इन नेशन 1, दैट मीन्स 2 is capital abundant. Relative to labor, capital 2 में ज़्यादा है। If TK by TL for nation 2 exceeds TK by TL for nation 1, note that it is not absolute amount of capital and labor available in each nation that is important, but the ratio of the total amount of capital to total amount of labor. एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देख रहे हैं हम, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टोटल अमाउंट ऑफ लेबर देख रहे हैं। जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं देख रहे हैं हम, रिलेटिव रेशियोज़ देख रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नोट करें। हम एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होगा तो बेस्ट होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ इन केस फॉर एग्जाम्पल समझो कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ 10/1 इन नेशन 2
एंड यहाँ पे इन नेशन 1 इट इज़ 10/2। तो अगर आप देखो ये हो गया 10 विच इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 10/1 ही रहने दूँ, नेशन 2 का है ये नेशन 1 का है। सो 2 का 1 का 2 में ज़्यादा है कैपिटल, टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो, तो दैट्स द रीज़न कैपिटल अबंडेंट होगा नेशन 2। अब अगर मैं इसको 20/10 कर दूँ नेशन 1 में, तो यू विल से मैम कैपिटल 20 है ना नेशन 1 में एंड 10 है नेशन 2 में, सो कैपिटल ज़्यादा नेशन 1 में है। सो दैट मीन्स नेशन 1 इस कैपिटल अबंडेंट नहीं, आपको रेशियो के टर्म्स में देखना है। 10/1 है तो इसको भी आप कट करके कैंसिल करके कर सकते हो, दैट बिकम्स 10 एंड इट विच इज़ ग्रेटर देन 2, दिस बिकम्स 2। सो दैट्स द रीज़न यू नीड टू कैलकुलेट रेशियो रिलेटिव टर्म्स में, आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं लेनी है। Thus, nation 2 can have less capital than nation 1 and still be capital abundant nation if TK by TL exceeds than TK by TL in nation 1। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। According to definition in terms of factor prices, nation 2 is capital abundant। अब ये ध्यान देना, इस केस में आपका रेशियो लोअर होना चाहिए नेशन 2 का कंपेयर टू नेशन 1। Nation 2 is capital abundant if the ratio of rental price of capital, जिसको हम ले सकते हैं PK, rental price of capital यानी price of capital to price of labor time which is PL, is lower in nation 1। so ये nation 1 का less than nation 2 lower in nation 2 than in nation 1। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे हम टोटल कैपिटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल कैपिटल अमाउंट कंपेयर्ड टू लेबर नेशन 2 में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम प्राइस ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो अगर जिस कंट्री में रिसोर्सेज या समझो सप्लाई उस कमोडिटी का या उस फैक्टर का ज़्यादा होगा, वो फैक्टर अबंडेंट है रिलेटिव टू अदर फैक्टर, तो फिर उसका प्राइस कम होना चाहिए। देयरफॉर PK/PL की वैल्यू नेशन 2 में कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू PK/PL की वैल्यू इन नेशन 1, तभी जाके नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट होगा। That is, if PK/PL in nation 2 is smaller than PK/PL in nation 1, since the rental price of capital is usually taken to be interest rate R, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, सेकेंड किधर गया, मैंने यहाँ पे बोला कैपिटल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल इज़ इंटरेस्ट, जिसको हम R के बेसिस पे लिखते हैं और इसको W के बेसिस पे लिखते हैं। So interest rate while the price of labor is time is wages, so PK/PL क्या हो जाएगा, PK क्या है, price of rental price of capital is nothing but R and PL is nothing but W। तो PK/PL मैं R/W लिख सकती हूँ। so R/W in nation 2 should be less than R/W in nation 1, then nation 2 is capital abundant। अगर ये उल्टा हो जाता, से फॉर इंस्टेंस हमारे हिसाब से ले लेते हैं कि ये उल्टा हो जाता, तो नेशन 1 कैपिटल अबंडेंट कहलाता। अब भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये सिचुएशन है। Once again it is not absolute level, so हम absolute level R का और W का नहीं ले रहे हैं, हम relative ले रहे हैं R/W। ये अभी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ ये मैंने 2 बार ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल R may be higher in nation 2 than in nation 1, but nation 2 will still be capital abundant nation is if
R/W is lower than in nation 1. The relationship between the two definition of factor abundance is clear. The definition of factor abundance is in terms of physical units consider only supply of factors. अगर आप abundance जो है वो दो तरीके से पता चलेगा, राइट? हमने देख लिए कौन से दो तरीके हैं, वो है एक है abundance किन दो तरीके से पता चलेगा, abundance दो तरीके से पता चलेगा, which is one by physical unit and another is by price of relative price. ठीक है, relative price of capital value. फिजिकल यूनिट्स अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सप्लाई साइड, राइट? आप देख रहे हो कितना सप्लाई उस कैपिटल का अवेलेबल है, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, यानी कितना सप्लाई अवेलेबल है. आप अगर प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर देख रहे हो तो आप डिमांड साइड देख रहे हो, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो कैपिटल को और आपको उनको प्राइस पे करना है, तो आप डिमांड कर रहे हो कैपिटल को, लेबर को डिमांड कर रहे हो. सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. जो फिजिकल यूनिट्स का है उसमें हम सप्लाई ऑफ फैक्टर कंसिडर करते हैं. डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फैक्टर प्राइस कंसिडर बोथ डिमांड एंड सप्लाई. Since we know principle of economics that price of commodity or factor is determined both by demand and supply consideration and a perfect competition. तो यहाँ पे हम प्राइस ऑफ कैपिटल कैसे डिसाइड होता है, या प्राइस ऑफ लेबर कैसे डिसाइड होता है, वेजेस जो है वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिमांड ऑफ लेबर बाय सप्लाई ऑफ लेबर, उन दोनों को मिला के होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में है ये. तो यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों कंसिडर कर रहे हैं. Also from the principle of economics we know that the demand for factor of production is derived demand. तो यहाँ पे जो डिमांड जो हो रहा है फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये डिराइव्ड डिमांड है. ये किसी और चीज़ का डिमांड करते हैं, हम प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, उसके वजह से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के वजह से हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कर रहे हैं. सो ये डिराइव डिमांड है, डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटी दैट रिक्वायर्स फैक्टर्स. आपको समझो पिज़्ज़ा बनाना है, सो पिज़्ज़ा इज़ द डिमांड. पिज़्ज़ा के लिए आपको पिज़्ज़ा ब्रेड की ज़रूरत है, सो दैट इज़ डिराइव्ड डिमांड. क्यों? क्योंकि इसका डिमांड डिराइव हुआ है ड्यू टू द डिमांड फॉर पिज़्ज़ा. आप सिर्फ पिज़्ज़ा ब्रेड ऐसे ही लेके खा नहीं सकते. पिज़्ज़ा ब्रेड का डिमांड कब डिराइव हुआ, कब आया, जब आपको पिज़्ज़ा खाने का डिमांड हुआ तब आया. सो दिस इज़ डिराइव डिमांड. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी डिमांड तब होता है जब कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है. Since we have assumed that taste or demand preferences are same in both nation, two definition of factor abundance gives the same conclusion in our case. तो क्योंकि टेस्ट सेम है, डिमांड प्रेफरेंस सेम है, इस वजह से दोनों डेफिनेशन सेम ही कंक्लूजन पे आएंगे. अगर डिमांड और वो अलग होता तो प्राइस वाला जो थिंग है द सेकेंड वे उसका थोड़ा अलग हो जाता. बट हम यहाँ पे अज्यूम ऑलरेडी कर रहे हैं टेस्ट एंड डिमांड सेम है, तो फिर दोनों का कंक्लूजन सेम होगा. दैट इज़ विथ TK/TL लार्जर इन नेशन 2 than in nation 1 in the face of equal demand condition and technology. PK/PL will be smaller in nation 2. Thus nation 2 is capital abundant nation in terms of both definition. अगर इसका मतलब है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर TK/TL नेशन 2 में ग्रेटर देन TK/TL इन नेशन 1 है और डिमांड एंड टेक्नोलॉजी सेम है अगर दोनों नेशन में, तो फिर PK/PL या जिसको R/W भी बोलते हैं इन नेशन 2 विल बी लेस देन PK/PL इन नेशन 1. मैं वो भी लिख देती हूँ, R/W इन नेशन 2 विल बी लेस देन R/W इन नेशन 1. एंड इसके वजह से नेशन 2 इज़ कैपिटल अबंडेंट. इसका मतलब है नेशन 2 के पास कैपिटल रिलेटिवली लेबर से ज़्यादा है एंड नेशन 1 के पास लेबर रिलेटिवली कैपिटल से ज़्यादा है.
दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ये हो ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कंसीवेबल दैट डिमांड फॉर कमोडिटी वाई, which is capital intensive commodity, and therefore demand for capital could be so much higher in nation 2 than in nation 1 that relative price of capital would be higher in nation 2 than in nation 1. इसका मतलब है अगर मैं Y which is capital intensive, Y commodity which is capital intensive, उसका डिमांड ज़्यादा है, डिमांड हाई है, तो मैं सप्लाई एज अ प्रोड्यूसर हाई करूँगी. ठीक है, मैं वाई कमोडिटी का अगर डिमांड ज़्यादा है तो वाई क्या है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है, हमने पहले देख लिया. तो अब मैं सप्लाई वाई का ज़्यादा करना चाहूँगी. सप्लाई वाई का ज़्यादा करने के लिए मैं कैपिटल का डिमांड ज़्यादा करूँगी, राइट, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है ना वाई, तो वाई को सप्लाई करने के लिए मुझे कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैपिटल का डिमांड ज़्यादा करूँगी. कैपिटल का डिमांड अगर ज़्यादा है बट सप्लाई सेम है तो क्या हो जाता है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगा. जब डिमांड ज़्यादा है किसी भी चीज़ का और सप्लाई कम है तो क्या हो जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है. तो यहाँ पे कैपिटल का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई उतना ही है, तो उसका प्राइस यानी आर ज़्यादा हो जाएगा. आर जब बढ़ जाएगा तो रिलेटिव प्राइस पी के बाय पी एल भी बढ़ जाएगा. जब पी के बाय पी एल बढ़ जाएगा तो हो सकता है नेशन 1 से भी ये ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमने क्या कहा, नेशन 1 से पी के बाय पी एल इन नेशन 2 शुड बी लेस देन पी के बाय पी एल इन नेशन 1. लेकिन ये हो सकता है क्योंकि पी के बढ़ रहा है तो वैल्यू पूरे की बढ़ जाए. जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो पूरा जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है. इसकी अगर वैल्यू बढ़ गई और 1 से भी नेशन 1 का जो पी के बाय पी एल का वैल्यू है उससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये नहीं होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा. ग्रेटर देन होगा तो उल्टा होगा. सो ये हमेशा ट्रू हो कि दोनों चीज़ें साथ में चल रही है. जो हमने ऊपर यहाँ पे देखा, ये दोनों चीज़ें ये साथ में चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उल्टा हो. तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि वो नेशन 2 में उसका प्राइस कैपिटल का बढ़ जाएगा. डिस्पाइट द रिलेटिवली ग्रेटर सप्लाई, भले सप्लाई ग्रेटर है उसके बाद भी प्राइस बढ़ सकता है. इन दैट केस नेशन 2 वुड बी कंसिडर कैपिटल अबांडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन फिजिकल टर्म्स. फिजिकल टर्म्स में इस केस में अगर ऐसा हो गया, जो ये वाला केस है, अगर ये सिचुएशन हो गया कि पी के बाय पी एल नेशन 2 में बढ़ गया देन पी के बाय पी एल इन नेशन 1, तो फिज़िकल टर्म्स में, फिज़िकल यूनिट्स वाले टर्म्स में वाई क्या होगा, सॉरी नेशन 2 क्या होगा, कैपिटल अबंडेंट होगा. एंड लेकिन जो दूसरा वे है दैट इज़ रिलेटिव प्राइस वाला वे, उस वे से नेशन 2 लेबर अबंडेंट हो जाएगा. And labor abundant according to definition in terms of relative factor prices. अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. समझो, फॉर एग्जांपल टी के बाय टी एल जो है वो नेशन 2 में ग्रेटर देन टी के बाय टी एल इन नेशन 1 है. तो ये फिज़िकल टर्म वाला है, फर्स्ट वे वाला. इसके अकॉर्डिंग नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट हो गया. अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि पी के बाय पी एल नेशन 2 में लेस देन था पी के बाय पी एल इन नेशन 1. लेकिन क्या हुआ, वाई कमोडिटी जो है उसका डिमांड बढ़ गया. वाई कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया. इसका मतलब है वाई क्या है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है. ठीक है, तो मुझे सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी एज अ प्रोड्यूसर. सप्लाई बढ़ाने के लिए हैव टू इंक्रीज सप्लाई. इसको बढ़ाने के लिए मैं कैपिटल का डिमांड बढ़ा दूंगी. क्यों, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है वाई.
वाई को कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो कैपिटल का डिमांड मैं करूँगी एज अ प्रोड्यूसर। अगर मैं कैपिटल का डिमांड कर रही हूँ, भले ही कैपिटल अबंडेंट है, कैपिटल का डिमांड वुड बी ग्रेटर देन कैपिटल का सप्लाई। इस सिचुएशन में प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। जब प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो पी के बाय पी एल के केस में पी के बढ़ रहा है, तो पूरा का पूरा वैल्यू पी के बाय पी एल, न्यूमरेटर बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये नेशन 2 में हो रहा है, ये सारा नेशन 2 में हो रहा है। सो नेशन 2 का पी के बाय पी एल समझो इतना बढ़ गया कि वो अब ग्रेटर देन पी के बाय पी एल इन नेशन 1 है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ये सिचुएशन में जो फर्स्ट नेशन है वो कैपिटल अबंडेंट हो गया, नेशन 2 लेबर अबंडेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैपिटल अबंडेंट है, लेकिन सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ जब हुई, डिमांड चेंज हुआ, डिमांड चेंज होने के वजह से ब्ला 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 पूरा होने लगा, तो इस वजह से नेशन 2 क्या लेबर अबंडेंट हो गया सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से वो अज्यूम किया है कि जो डिमांड है वो सेम रहती है इन सच अ सिचुएशन। अगर फिर भी ऐसा सिचुएशन आता है, सो इट इज़ द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस दैट शुड बी यूज। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें फैक्टर प्राइस वाला जो है सेकेंड वे उसको कंसिडर करना चाहिए। तो इस केस में लेबर अबंडेंट हम कंसिडर करेंगे। दैट इज़ अ नेशन इज़ कैपिटल अबंडेंट इफ रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज़ लोअर in it than in other nation. In our case there is no such contradiction between the two definitions। तो हमारा जो पिछला वाला सबसे पहला वाला डेफिनेशन है वो दोनों डेफिनेशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। तो नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट है, नेशन 1 लेबर अबंडेंट है। इन बोथ द डेफिनेशंस वी विल अज्यूम दिस टू बी द केस थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर अनलेस अदरवाइज एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड। तो अब तक हम लोग ने वो सिचुएशन सिर्फ देखा, लेकिन अब तक हमें पता है टी के बाय टी एल नेशन 2 में ग्रेटर देन टी के बाय टी एल इन नेशन 1 एंड पी के बाय पी एल in nation 2 is less than pk by pl in nation 1, which also means r by w in 2 is less than r by w in nation 1. Both the definition says that nation 2 is capital abundant and nation 1 is labor abundant. I hope आपको explanation clear होगा, आपको समझ में आया होगा अबंडेंस, फैक्टर अबंडेंस क्या है। अब हम फैक्टर अबंडेंस एंड शेप ऑफ प्रोडक्शन फ्रंटियर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड देन हम जो एक्चुअल थ्योरी है उस पे जाएंगे, फैक्टर एंडाउमेंट एंड हेक्स्टरोलिन थ्योरी, जो एक्चुअल थ्योरी है वो समझेंगे। ओके, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो इज़ अपलोडेड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी समझ में आए ये पूरा चैप्टर, बिकॉज हेक्स्टरोलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।